हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपी क्लासेस। एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई एम अंकित प्रियदर्शी और आज मैं आप लोग के सामने एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो लेकर के आया हूं और वो पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डाल रखा था और पार्ट 1 में डालने के बाद जैसा कि कमेंट सेक्शन में बताया गया कि सर और भी इसका पार्ट 2 भी आना काफ़ी ज़रूरी है, तो चलिए आज मैं पार्ट 2 के साथ स्टार्ट करता हूँ। और एक और चीज़, अगर आप इस वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे, अगर आप 25 क्वेश्चंस देखते हैं इस वीडियो में, तो कम से कम आपका 250 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होगा। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। ठीक है, चलिए बिना टाइम का वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की तरफ से। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? पहला क्वेश्चन है कि सीएसआईआर जो है भारत सरकार का, सीएसआईआर जो है वो भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सीएसआईआर जो है वो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस सीएसआईआर के बारे में कुछ जान लेते हैं कि सीएसआईआर आखिरकार है क्या। सबसे पहले सीएसआईआर का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसका कि एस्टेब्लिशमेंट 1942 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सीएसआईआर के प्रेसिडेंट की बात की जाए, हालांकि सीएसआईआर का प्रेसिडेंट अभी तक कभी पूछा नहीं है एग्जाम में, लेकिन जानने के लिए आपको जानना बेहद जरूरी है कि सीएसआईआर का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं सीएसआईआर का प्रेसिडेंट। इसके डायरेक्टर जनरल एग्जाम में काफी टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो कौन है? अभी एन कलाई सेल्वी अभी सीएसआईआर के डायरेक्टर जनरल है। तो चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि दूसरा क्वेश्चन ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड है कि 78वें ग्रैंड मास्टर कौन थे। तो 78वें ग्रैंड मास्टर जो है वो थे, वो कौन थे? कौस्तुभ चटर्जी थे। कौस्तुभ चटर्जी। तो लेकिन ये आपके लिए भी रिलेवेंट नहीं है क्योंकि ये काफी पुराना हो गया, ये 2 साल पहले का करंट अफेयर है। ठीक है, हम लोग अब जो भी करंट में अभी जो ग्रैंड मास्टर बने हैं 5-6 लगातार, हम लोग उनका एक बार एनालिसिस करते हैं और उनका देखते हैं। सबसे पहले ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया जो है वो चेस से रिलेटेड है और जो पहले ग्रैंड मास्टर्स थे वो विश्वनाथन आनंद से। वो कब बने थे? 1988 में बने थे। मतलब पहला जो ग्रैंड मास्टर स्टार्ट किया गया था वो किस ईयर से स्टार्ट किया गया था? तो 1988 से शुरू किया गया था। और 80वें कौन बने हैं? तो विघ्नेश एनर 80वें बने हैं और 81वें सयंतन दास बने हैं, 82वें प्रणीत विपुल्ला, 83वें आदित्य सामंत, 84वें वैशाली रमेश बाबू और 85वें पी श्याम निखिल। चलिए अभी 85th जो बने हैं वो बहुत ही रिसेंट बने हैं। तो 84 और 85th तो आप लोग को याद ही रखना है। तो 84th कौन है? वैशाली रमेश बाबू। और 85th कौन है? पी श्याम निखिल। और मेरा गारंटी है कि आने वाले सारे एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चंस रहेंगे, केवल 85th ही नहीं, 84th और 85th दोनों रहेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो ये है कि आर्गन के आविष्कारक का नाम बताएं। तो आर्गन के आविष्कारक कौन है? सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि आर्गन क्या कैसा गैस है? एक इनर्ट गैस है, जैसे कि नियोन है, हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडॉन है। ठीक है, तो उसी तरीके से आर्गन भी एक इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस की संख्या कितनी होती है ये अभी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इनर्ट गैस जो है वो ऐसा कौन सा इनर्ट गैस है जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा पीरियोडिक टेबल के बारे में। 4 तरह के पीरियोडिक टेबल अभी तक बनाए गए हैं और पीरियोडिक टेबल का जो मान्यता देता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो कमीशन है वो कौन है? तो आईयूपीएसी। आईयूपीएसी जो है वो एलिमेंट जो भी बनते हैं उनका जो है वो स्पेसिफिकेशन देता है और उनके बारे में वो कंफर्मेशन देता है। वो कौन है? कमीशन आईयूपीएसी। और पीरियोडिक टेबल, नंबर ऑफ पीरियोडिक टेबल्स अभी तक कितने बने हैं? तो 4 बने हैं। जो सबसे पहला बने थे वो कौन था? डोब्रेनर का ट्रिक नियम, जो 1817 में आया था। डोब्रेनर का ट्रिक नियम सबसे पहला था जो 1817 में आया था। और इसके अनुसार क्या था कि जो बीच वाला एलिमेंट है वो दोनों साइड के एलिमेंट के जिसका जो एटॉमिक वेट होगा वो जो बगल में दोनों साइड का एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा। डोब्रेनर का त्रिक नियम के अनुसार क्या है? बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान पास वाले के औसत के बराबर होता है। ये डोब्रेनर का त्रिक का नियम है, 1817 में आया था। उसके बाद आया क्या? न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम। जो न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम है वो किस चीज पे बेस्ड था? तो परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास पर वो बेस्ड था। और इसके अनुसार क्या था कि जब तत्व को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो हर 8वें तत्व में पहले तत्व के समान गुण होते हैं। इसका मतलब जो जब हम अरेंज करते हैं सारे एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में, तो जो पहला और 8वां जो नंबर का जो एलिमेंट होगा, ठीक है, वो दोनों का जो प्रॉपर्टीज होगा वो काफी सिमिलर होगा। ठीक है, ये 2 पीरियोडिक टेबल हो गए, पहला डोब्रेनल का त्रिक नियम, दूसरा न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम। ये भी याद रखिएगा कि ऑक्टेव नियम कौन दिया था, क्योंकि यही क्वेश्चन
भी क्वेश्चन स्पेशली एसएससी में या फिर एनटीपीसी में या बिहार एसएससी में लगातार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑक्टेव नियम किसके द्वारा दिया गया, तो न्यूलैंड के द्वारा दिया गया। तीसरा जो था वो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो कब लाई गई थी, 1869 में लाई गई थी। कब, मेंडलीव की आवर्त सारणी। और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो कितने थे, 63 थे। और ये किस चीज पे बेस्ड था, तो एटॉमिक वेट परमाणु द्रव्यमान पे ये बेस्ड था। इसको याद रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान पे। और जो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था वो 1869 में आया था और परमाणु द्रव्यमान पे बेस्ड था और 63 इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। उसके बाद हम लोग आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी पे, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो कब आया था, ये आया था 1913 में आया था आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, और ये किस चीज पे बेस्ड था, ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था। और किसके द्वारा दिया गया था, तो मोस्ले के द्वारा दिया गया था आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो 118 है, जिसमें 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। और इसके प्रबंधन के लिए कौन सा कमीशन जिम्मेवार है, तो IUPAC इसके प्रबंधन के लिए जिम्मेवार है आधुनिक आवर्त सारणी के लिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर है वो किस वंश के शासक के द्वारा बनाया गया था। तो चलिए हम लोग महत्वपूर्ण जो भी मंदिर बने हुए हैं, आर्किटेक्चर है भारत में, टेम्पल आर्किटेक्चर, तो भारत के लगभग सारे टेम्पल आर्किटेक्चर को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। और उसका फाउंडर कौन है और कौन सा वंश रिस्पॉन्सिबल है उसके फॉर्मेशन के लिए हम लोग ये भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर से। तो तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है, तो वो भगवान शिव को समर्पित है। और ये किस वंश के शासक के द्वारा बनाया गया था, तो चोल वंश के शासक राजराज प्रथम के द्वारा तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। कोणार्क के शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो गंग वंशीय शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था। गंग वंशीय शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क के शिव मंदिर का निर्माण किया गया था, जिसे हम लोग ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। तो क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं कि ब्लैक पैगोडा का निर्माण कौन करवाया था, तो नरसिंह देव प्रथम गंग वंशीय शासक। उसके बाद ये भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं कि माउंट आबू के मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, तो सोलंकी शासक भीम प्रथम के मंत्री बिमल शाह के द्वारा माउंट आबू के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, माउंट आबू के मंदिर का निर्माण सोलंकी शासक भीम प्रथम के मंत्री बिमल शाह के द्वारा माउंट आबू के मंदिर का निर्माण करवाया गया। आइए, धर्मपाल 2 महाविहार बनवाया है, एक सोमपुर महाविहार और एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये दोनों काफी अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो धर्मपाल के द्वारा सोमपुर महाविहार और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। महाराष्ट्र में 2 मंदिर है, एक एलोरा की गुफा है और एक एलिफेंटा की गुफा है। तो एलोरा का जो मंदिर है वो 3 धर्म से रिलेटेड है, हिंदू, बौद्ध और जैन। और आपको याद करने के लिए कैसे ट्रिक है याद करने का इसका, तो एलोरा कितने वर्ड से मिलकर बना है, तो ए लो और रा। तो एलोरा 3 वर्ड से मिलकर बना है, हिंदी का 3 वर्ड, इंग्लिश का 3 वर्ड नहीं, हिंदी का 3 वर्ड, ए लो रा। तो इसमें 3 वर्ड है, तो इसलिए तीनों धर्म से रिलेटेड है। तो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से रिलेटेड है। और ये बनवाया किसके द्वारा गया था, तो ये राष्ट्रकूट शासक है, उन्हीं के द्वारा ये मंदिर, दोनों मंदिर बनवाया गया था, जिसमें एलोरा तीनों धर्म के लिए, एलिफेंटा 2 धर्म के लिए। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, जब एलोरा 3 धर्म के लिए हो गया तो एलिफेंटा 2 ही धर्म के लिए होगा। ठीक है, तो हिंदू और बौद्ध के लिए एलिफेंटा। अब हम लोग आते हैं आगे भी कुछ मंदिर है, उसका भी हम लोग देख लेते हैं। तो महाबलीपुरम या मामल्लपुरम नगर ये तमिलनाडु का है, जिसको यहीं पे रथ मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था। और रथ मंदिरों की संख्या कितनी है, तो 7, जिसे हम लोग सब पैगोडा भी कहते हैं। तो महाबलीपुरम का रथ मंदिर पूछता है डायरेक्टली क्वेश्चन में, महाबलीपुरम या मामल्लपुरम, इसका जो रथ मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा क्या करवाया गया था, तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसे हम लोग सब पैगोडा भी कहते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या पढ़े थे, ब्लैक पैगोडा किसे बोलते हैं, तो ब्लैक पैगोडा बोलते हैं कोणार्क के शिव मंदिर को ब्लैक पैगोडा बोला जाता है। उसी तरीके से सप्त पैगोडा किसको बोलते हैं, महाबलीपुरम का रथ मंदिर को सप्त पैगोडा बोला जाता है। इसका निर्माण कौन किया था, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा इसका फॉर्मेशन करवाया गया था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर गंग वंशीय शासक अनंत वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कौन बनवाया था, तो गंग वंशीय शासक अनंत वर्मन। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। एलोरा का कैलाश मंदिर कौन बनवाया था, तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। मामल्लपुरम कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है, जिसमें वराह मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, तो सिंह विष्णु वो इसमें वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। मामल्लपुरम का में वराह मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, सिंह विष्णु। और अंकोर वाट का विष्णु मंदिर जो कंबोडिया में है, उसको कौन बनवाया था, खमेर साम्राज्य के शासक
सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा अंकोरवाट का विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अंकोरवाट के विष्णु मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय, जो कि कहाँ पे है? कंबोडिया में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, वो नॉर्मली रिलेटेड है मीराबाई चानू से, कि 2022 का वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो था वो कौन जीता था? तो मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया था। तो आप लोग पहले तो यही याद रखिएगा कि मीराबाई चानू जो है वो किस खेल से रिलेटेड है? तो वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। ठीक है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीराबाई चानू किस खेल से रिलेटेड है? तो वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि क्षैतिज रूप से स्थित छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कहाँ पे होता है? तो उदासीन बिंदु कहाँ पे होगा? जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का पावर 0 होगा तो वहीं पे उदासीनता दिखाई जाएगी। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। उसी तरीके से जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट जो होगा वो 0 होगा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन से। अगला जो क्वेश्चन है वो शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है। तो शास्त्रीय नृत्य का ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है, आप लोग उसे एक बार जरूर देखें। वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है। उतना अच्छा वीडियो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं दिखा मिलेगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शास्त्रीय नृत्य का वीडियो डाला हुआ है, उसी में आप लोग शास्त्रीय नृत्य के बारे में देख लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, नीति निर्देशक तत्व, जैसे जो आयुष्मान भारत योजना है उसके बारे में पूछा गया है कि भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत जो आयुष्मान भारत योजना है वो काम करती है। ठीक ना, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा नीति निर्देशक तत्व के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उन सब का मैं डिटेल्ड एनालिसिस एक बार कर ले रहा हूँ। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये इसका सोर्स कहाँ है? इसका सोर्स आयरलैंड है और ये गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित का मतलब क्या है कि आप इसके रेगुलेशन के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है भारत सरकार पे या राज्य सरकार पे। अगर राज्य सरकार चाहे तो इसे लागू भी करवा सकती है और राज्य सरकार नहीं चाहे तो इसे लागू नहीं भी करवा सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या समझ सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बिहार में भी लिकर बैन है, तो अगर कोई आदमी बोले कि नहीं हमको दारू पीना है, लेकिन बिहार सरकार क्या बोली है कि लिकर बैन मतलब लिकर बैन है। अगर आप जाइए पीना चाहते हैं तो जाके कोर्ट में नहीं चाहिएगा कि हमारा मन है दारू पीने का, हमको सरकार दारू नहीं पीने दे रही है। ठीक है, तो आप लोग ये काम नहीं कर सकते, इसी को गैर न्यायोचित बोलते हैं। ये पाठ भाग 4 में वर्णित है और ये अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। और इसका जो उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल से। आर्टिकल 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 38 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो वो 3 तरह के न्याय की बात करता है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि नीति निर्देशक तत्व के अनुसार कितने तरह के न्याय की बात करता है हमारा संविधान? तो नीति निर्देशक तत्व के अनुसार हमारा संविधान 3 तरह के न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आर्टिकल 39 में है सामान्य कार्य के बदले समान वेतन। आर्टिकल 39 के क में है समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। जो निःशुल्क, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, ठीक है, जो गरीब होते हैं उससे गवर्नमेंट निःशुल्क सहायता, कानूनी सहायता प्रोवाइड करती है। ये 39 के क के अंतर्गत वर्णित है। आर्टिकल 40 में क्या है? आप लोग सभी को पता होगा, ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, और 43 का ख, 43 के ख में क्या है? सहयोग समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का कितना में है? आर्टिकल में है 43 के ख में। और कितना नंबर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सहकारी जो समितियां हैं उसका जो गठन है वो किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत किया गया है? तो सहयोग समितियां, सॉरी सहकारी समितियां नहीं, सहयोग समितियां। सहयोग समितियां का जो गठन है वो किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत किया गया है? तो 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के तहत सहयोग समितियां का गठन किया गया है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम बच्चे के लिए शिक्षा एवं उसका देखभाल, वो आर्टिकल 45 में है। और ये कब इंडल्ज किया गया है? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत आर्टिकल 45 में सुधार किया गया है। आर्टिकल 46 SC ST एवं अन्य दुर्लभ वर्ग के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी सहायता की बात की गई है। आर्टिकल 47 में लोगों को पोषाहार एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए विभिन्न योजनाएं, जैसे अभी आयुष्मान भारत योजना जो क्वेश्चन में पूछा था, मिड डे मील प्रोग्राम, अभी आवास योजना, और बहुत तरह का जो भारत सरकार का जो योजना है जिससे गरीब लोगों के लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर हो, या फिर उनको बहुत सारे दिक्कतें प्रॉब्लम है उससे वो निजात पा सके, उसके लिए जो भी योजनाएं आती है वो आर्टिकल 47 के अंतर्गत आती है। और यही लिकर बैन भी जो है
वो आर्टिकल 47 के अंतर्गत ही है। जो बिहार सरकार के द्वारा जो लिकर बैन किया गया है वो किसके अंतर्गत किया गया है, तो आर्टिकल 47 के अंतर्गत ही किया गया है। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कृषि और पशुपालन का वर्णन किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 48 में। और आर्टिकल 48 ए में है क्या, पर्यावरण संरक्षण। सबसे पहले आप लोग याद रखिए कि हम लोग को खाने के लिए सबसे पहले चाहिए, पर्यावरण है जरूरी लेकिन खाने के लिए चाहिए, ठीक है। अगर पेट भरा हुआ रहेगा फिर हम लोग पर्यावरण के बारे में सोचेंगे। जैसे अभी का सिनेरियो क्या है, हम लोग पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि हम लोगों का पेट भरा हुआ है और पर्यावरण की जरूरत हो गई है सुधारने पे। तो याद करने के लिए आप लोग क्या 48 और 48 ए में कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग खाना की बात करेंगे, कृषि का, पशुपालन का, ठीक है। तो सबसे पहले 48 में कृषि और पशुपालन की बात की है और 48 के ए में हम लोग पर्यावरण के संरक्षण की बात की है। और इसे किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की 1976 के तहत इसे पर्यावरण संरक्षण को जोड़ा गया है। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय स्मारक स्थान और उसकी संरक्षण की बात की गई है। जैसे अभी जो भी म्यूजियम वगैरह बनाए जाते हैं, बिहार म्यूजियम बने हैं, गांधी संग्रहालय बना है, या जो भी म्यूजियम बनाया जाता है वो आर्टिकल 49 के अंतर्गत ही बनाया जाता है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। ये दोनों का जो वर्क है एक दूसरे को प्रभावित नहीं करना चाहिए। इसका वर्णन कब कहाँ है, आर्टिकल 50 में है। और आर्टिकल 51 में क्या है, तो इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों जाकर को कहाँ पे मिलते हैं, कौन सा घाट है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जाकर के जोड़ता है। तो ये क्वेश्चन तो वो काफी आसान है। ये कहाँ है, नीलगिरी घाट है। नीलगिरी जो घाट होता है, नीलगिरी की पहाड़ी, वहीं पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों जाकर के मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पश्चिमी घाट को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और पूर्वी घाट को फिर कभी अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए हम लोग पश्चिमी घाट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पश्चिमी घाट का जो शुरुआत होता है वो कहाँ से होता है, तो गुजरात के कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी तक होता है। और पश्चिमी घाट को 3-4 भागों में बांटा गया है। नॉर्मली पूरे पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। और गोवा के पास 16 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, वहाँ पे गोवा के पास इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक नॉर्दर्न सह्याद्री और एक साउदर्न सह्याद्री, मतलब ठीक है, नॉर्दर्न सह्याद्री और साउदर्न सह्याद्री। पूरा का इसका लंबाई कितना है पश्चिमी घाट का, तो 1600 किलोमीटर का इसका लंबाई है। और 2012 में ये पश्चिमी घाट के काफी स्थल हैं जिनको यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया है। चलिए पश्चिमी घाट में कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जैसे थाल घाट, भोल घाट और पाल घाट, उसकी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो थाल घाट जो है वो नासिक से मुंबई जाता है, भोर घाट जो है वो पुणे से मुंबई जाता है, पाल घाट जो है वो केरल से मद्रास जाता है। केरल से मद्रास पाल घाट, और भोर घाट पुणे से मुंबई, और थाल घाट नासिक से मुंबई। तो चलिए इस तीनों को याद करने का एक ट्रिक है, वो हम लोग देखते हैं। तो थाना, थाल घाट से थाना, तो थाना से थाल घाट, और नास से नासिक, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। था से थाना, था से थाल घाट, और नास से नासिक। भोर घाट भोपू, भो से भोर घाट, और पू से पुणे, और पुणे से मुंबई, मुंबई कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो थाना से थाल घाट, और नास से नासिक, नासिक से मुंबई थाल घाट, और पुणे से मुंबई भोर घाट, भोर घाट मीन्स भोपू। और केरल पाल घाट से, पाल घाट के लिए पाको के, एक एमनेमोनिक्स है पाको के, पा से पाल घाट, को से कोयम्बटूर, और के से कोचीन। तो केरल से मद्रास, पाल घाट, पाको के, कोयम्बटूर से कोचीन। चलिए जो नॉर्दर्न सह्याद्री है, अभी आपको बताया कि 16 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे जो सह्याद्री है, जो पश्चिमी घाट है, वो 2 भागों में विभक्त हो जाती है, एक नॉर्दर्न सह्याद्री और एक साउदर्न सह्याद्री, ठीक है। तो जो नॉर्दर्न सह्याद्री का जो पीक पॉइंट है वो कलसुबाई है। और जो पूरे दक्षिणी भारत या फिर पूरे वेस्टर्न घाट का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वो कौन है, वो है अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी कहाँ पे है, वो केरला में है। और इसी अन्नाईमुड़ी पर एक नेशनल पार्क भी लोकेटेड है, इराविकुलम नेशनल पार्क, अन्नाईमुड़ी में ही लोकेटेड है, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट कौन है, अन्नाईमुड़ी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, ठीक है, जिसको एलिफेंट हेड भी बोला जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि नाबार्ड मुख्य रूप से 2004-05 में एक छोटा और सीमांत किसानों और काश्तवार किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक कमिटी, एक मतलब एजेंसी बनाई थी, मतलब एक कमीशन, कि यही रिस्पॉन्सिबल है, यही आप लोग को ऋण प्रोवाइड करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा छोटे किसानों को और सामंत किसानों को। तो उसका क्या नाम है, तो JLG उसका नाम है, JLG, ठीक है। तो चलिए थोड़ा हम लोग नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। तो पहले तो नाबार्ड का
फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका कि एस्टेब्लिशमेंट 1981 में हुआ था। कौन से कमेटी के अंतर्गत? शिवारमन कमेटी के द्वारा नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और जो नाबार्ड है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? तो आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक जो भी होते हैं, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, इसका निरीक्षण करता है और इसके लिए शीर्ष नियामक निकाय है, इसका याद रखिएगा। और अभी जो नाबार्ड के जो हेड है वो कौन है? साजी केवी जो कौन है अभी? नाबार्ड के चेयरमैन है। ठीक है, चलिए। और इसका जो अभी जो हम लोग आप लोग से डिस्कस किए थे कि जेएलजी का, तो जेएलजी का काम एकदम वैसा ही है जैसा सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम होता है ना, एसएचजी का काम, उसी तरीके से जेएलजी का भी वही काम है जो इसका काम होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड है कि उज्ज्वला क्वेश्चन, ये उज्ज्वला जो योजना है, ठीक है, वो किस चीज से रिलेटेड है? तो आप सभी को पता है कि गैस सिलेंडर के वितरण के लिए, फ्री में गैस सिलेंडर मुहैया करवाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उज्ज्वला योजना का उद्घाटन किया गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे आप लोग को पता होगा कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाता है और उसे दंडित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका वर्णन फंडामेंटल राइट्स के किस आर्टिकल में वर्णित है? यही क्वेश्चन पूछा था कि एक ही व्यक्ति को एक से ज्यादा बार मतलब दंड एक ही गलती के लिए नहीं दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप 10 मर्डर कर दिए, पहले एक मर्डर से निकल के आए, फिर उसका सजा खत्म हुआ, फिर दूसरा मर्डर कर दिया, फिर बोलेंगे कि हमको एक मर्डर का सजा मिल गया। ऐसा नहीं है। मतलब एक पार्टिकुलर क्राइम के लिए आपको एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिल सकती है, इसका मतलब ये हुआ। और इसका जो वर्णन है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है? इसका वर्णन आर्टिकल 20 के सब क्लाउज बी के अंतर्गत है, 20B। चलिए थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स को देख लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 के अंतर्गत आता है और आर्टिकल 12 से 35 में इसका उल्लेख है। ये यूएसए से लिया गया है और ये न्यायोचित है, ये जस्टिसेबल है। इसका जो चर्चा हुआ था सबसे पहले, और ये कौन से अधिवेशन में फंडामेंटल राइट्स पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। और इसका जो प्रारूप तैयार किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये तैयार किया गया था, फंडामेंटल राइट्स का प्रारूप। चलिए थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल 19 को। तो आर्टिकल 19 जो है, ठीक है, उसमें विभिन्न तरह के राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम है, मतलब उसमें बहुत तरह का है। कहीं भी जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता। तो उस पर हम लोग अभी नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इस पर एनालिसिस करते हैं कि आर्टिकल 19 का जो जो कैंसिलेशन होता है, जो इम्पोज जो निलंबन होता है वो कब होता है? जब आर्टिकल 352 में क्या चीज का जिक्र है? आर्टिकल 352 में आपात का जिक्र है। ठीक है, तो जब आर्टिकल 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा की जाती है तो आर्टिकल 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि किस अनुच्छेद के अनुसार आर्टिकल 19 का निलंबन हो सकता है? तो कभी भी 352, 356, 359, 360 नहीं होता है। ठीक है, निलंबन दो आर्टिकल से रिलेटेड है, एक आर्टिकल 358 और एक आर्टिकल 359। तो अभी हम फिलहाल आर्टिकल 358 की चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 358 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसका? आर्टिकल 19 के निलंबन से रिलेटेड। और ये जो निलंबन है वो तभी हो सकता है ना, कब? जब आपातकाल की जो घोषणा है वो युद्ध और बाह्य आक्रमण के बेसिस पे हुआ हो। आपको पता है कि इमरजेंसी लगाया गया था भारत में, और उसके बाद जो 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 आया था, उसमें जो सशस्त्र विद्रोह का जो अवधारणा था उसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि सशस्त्र विद्रोह को हटा करके क्या जोड़ा गया था उसके जगह पे। चलिए अब थोड़ा सा आते हैं आर्टिकल 20 की तरफ, क्योंकि ये क्वेश्चन आर्टिकल 20 से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 20 के 1 में कहा जाता है कि कानून को अतीतकालीन तिथि से प्रभावी, मतलब ऐसा नहीं है ना कि हम क्राइम 5 साल पहले किए हैं और कोई कानून आज अगर लाया जा रहा है तो आज के अनुसार हमको सजा मिलेगी, नहीं, हमको सजा उसी के अनुसार मिलेगी जिस दिन से जब हम उसका क्राइम हम कंडेम किए, जब हम क्राइम किए हैं। ठीक है, उस समय जो उसके लिए प्रोविजन थे, क्राइम से रिलेटेड जो पनिशमेंट थे, वही पनिशमेंट हमारे ऊपर लागू किया जाएगा, ना कि आज से जो कानून प्रभावी है वो हमारे ऊपर लागू किया जाएगा। वही आर्टिकल 20 के 1 में। आर्टिकल 20 के 2 में क्या है? दोहरे दंड से संरक्षण। आपको अभी हम तो बताएं कि एक दंड के लिए एक से ज्यादा बार क्या पनिशमेंट नहीं मिल सकती है। आर्टिकल 20 के 3 में क्या है?
जैसे नहीं होता है कि पुलिस जबरदस्ती पीट करके आपको अपने विरुद्ध ही गवाही दिलवा दिया, तो इससे आपको संरक्षण दिया गया है। आप कोर्ट में जाकर के अगर आप ये बोल देंगे कि जबरदस्ती हमसे इस चीज ये मतलब स्टेटमेंट लिया गया है, हमको पीट करके या धमका करके पुलिस के द्वारा, तो वो गवाह जो भी है उसको माना नहीं जाएगा कोर्ट में। तो उसका संरक्षण देता है आर्टिकल 20 के 3 में। समझ में आया? आर्टिकल 20 के 1 कानून को अतीतकालीन तिथि से प्रभावी, आर्टिकल 20 के 2 दोहरे दंड से संरक्षण, और 20 के 3 अपने ही विरुद्ध गवाही देने से इनकार। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? तो वो राजस्थान था। स्वास्थ्य का अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? तो राजस्थान था। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, एक और भी क्वेश्चन है कि विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलेग्रा होता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो इसको हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। तो बस विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा होता है, और हमको इसको लिखना उचित नहीं समझे क्योंकि ये काफी इजी क्वेश्चन है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है? तो 21.8% अभी अशोधित जन्म दर है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की जनगणना 2011 से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो में लेते आऊंगा, उसमें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बस्तर जो दशहरा है, तो बस्तर कहाँ पे है? तो कॉमन सेंस से छत्तीसगढ़ में है। तो बस्तर का दशहरा कहाँ मनाया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में ही मनाया जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ग्राम और लघु उद्योग समिति का जो फॉर्मेशन होता है वो किस समिति के अंतर्गत होता है, या कौन से समिति जो है वो ग्राम और लघु उद्योग समिति को के रूप में भी जानी जाती है? तो करवे जो समिति है, करवे समिति, वो ग्राम और लघु उद्योग समिति भी इसे कहा जाता है। करवे समिति को ग्राम और लघु उद्योग समिति भी कहा जाता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन है, कमिटी है जिसका हम लोग चर्चा करते हैं, जो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला इसका नाम क्या है? सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन आप लोग सभी को पता होगा, केंद्र एवं राज्य से संबंधित है, केंद्र एवं राज्य के संबंध से संबंधित, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सरकारिया कमीशन। केलकर कमीशन, अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स, केलकर कमीशन, केलकर समिति। काका कालेलकर समिति पिछड़ी वर्ग पर बनी सबसे पहली समिति थी, वो काका कालेलकर समिति थी, इसलिए हम पूछे। हालांकि क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन चूंकि पहली समिति थी पिछली जातियों से रिलेटेड, इसलिए काका कालेलकर समिति का वर्णन हम कर दिए। कोठारी आयोग शैक्षणिक सुधार से रिलेटेड, कोठारी आयोग। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से नरसिम्हन समिति। और स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित है। आप लोग याद रखिएगा कि स्वामीनाथन समिति एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो 80% लोग एग्रीकल्चर ही मानेंगे। स्वामीनाथन समिति किसी से रिलेटेड है? तो जनसंख्या से रिलेटेड समिति है स्वामीनाथन समिति। उसके बाद राजा चलैया समिति कर सुधार से रिलेटेड है, राजा चलैया समिति, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको आप लोग एक बार पॉज करके उसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने से। अगला क्वेश्चन क्या है कि मनरेगा की बात करता है कि मनरेगा में कितने दिनों का कार्य सुनिश्चित किया जाता है? तो मनरेगा सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, जो 2005 में आया था, और इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ था 2006 से। लेकिन ये आया कब था? 2005 में। और नरेगा मनरेगा में कब बदल गया? तो 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा जो है मनरेगा में बदल गया। और मनरेगा का फुल फॉर्म क्या हो गया? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। और इसके लिए जो नोडल मिनिस्ट्री होता है वो कौन है? अभी इसका नोडल मिनिस्ट्री मतलब किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत नरेगा या मनरेगा का कार्य किया जाता है? वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत नरेगा या मनरेगा का कार्य किया जाता है। हम ये इसलिए बताएं क्योंकि जैसा कि अभी आप ऊपर में ही देखे थे कि CSIR का जो कार्य है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है? तो CSIR का कार्य साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के अंतर्गत किया जाता है। उसी तरह से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनरेगा का कार्य किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। नरेगा मनरेगा में कब बदला? तो 2 अक्टूबर 2009 को बदला। और उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर कौन है ग्रामीण विकास मंत्रालय के? तो शिवराज सिंह चौहान अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कौन है ग्रामीण विकास मंत्रालय में? तो ये कमलेश पासवान जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन के प्रकार है, वो उसमें वर्षा की मात्रा कितनी जरूरत होती है? तो 51 से लेकर के मतलब 50 से 150 के आसपास इसका रिक्वायरमेंट होता है साल, बबूल और बांस के वृक्ष के लिए, ठीक है। अब आइए अगला,
भारत में पहला रेडियो शो कब प्रसारित किया गया था? भारत में पहला रेडियो शो कब प्रसारित किया गया था? तो 1923 में प्रसारित किया गया था भारत में पहला रेडियो शो। और आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा चीज़ था जो 1923 में, कैसा कौन सा संगठन था जो 1923 में बनाया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट संगठन है और हमेशा एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मंजू भार्गव जो है, जो जिसको 2019 का साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, मंजू भार्गव, वो किस मतलब किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है? तो वो कुचिपुड़ी से रिलेटेड है मंजू भार्गव। और कुचिपुड़ी से रिलेटेड और भी हम आपको नाम ऑलरेडी बताए हुए थे कुचिपुड़ी से रिलेटेड। वो क्या क्या नाम था वो आप लोग को पता होना चाहिए। कुचिपुड़ी से रिलेटेड जो भी नाम बताए थे, जैसे कि आप लोग को बताया था एक ट्रिक कि जिसके भी अंत में रेड्डी नाम रहे वो सब क्या होता है, वो कुचिपुड़ी डांस फॉर्म से रिलेटेड है। और जो ये है वो कुचिपुड़ी कहाँ का डांस फॉर्म है? तो आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है। और इसके मॉडर्न फाउंडर जो है वो किसको बोले जाते हैं? तो तीर्थ नारायण यति और सिद्धेंद्र योगी को इसके मॉडर्न फाउंडर बोले जाते हैं कुचिपुड़ी के। और तमिलनाडु में कुचिपुड़ी को भागवत मेला भी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और रेड्डी सरनेम वाले सारे के सारे कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। उसके बाद मल्लिका साराभाई भी इससे रिलेटेड है और यामिनी कृष्णमूर्ति भी इससे रिलेटेड है। वी सत्यनारायण शर्मा, ये भी सीजीएल में कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। वी सत्यनारायण शर्मा और हलीम खान, ठीक है। यह जो नृत्य है इसे पीतल की थाली पर किया जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि जो कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो किस चीज़ पे किया जाता है? पीतल की थाली पर। और इससे रिलेटेड और एक दो नाम है, जैसे शोभा नायडू है, वेम्पन्ना चिन्ना सत्यम है, स्वप्ना सुंदरी है। तो इसमें कौन कौन से नाम हो गए? एक तो मंजू भार्गव हो गए, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है कुचिपुड़ी से रिलेटेड। और सारे रेड्डी वाले नाम जो है वो कुचिपुड़ी से रिलेटेड है, ये आंध्र प्रदेश से मतलब एसोसिएटेड है कुचिपुड़ी डांस फॉर्म, ठीक है। मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, वी सत्यनारायण शर्मा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। शोभा नायडू, वेम्पन्ना चिन्ना सत्यम और स्वप्ना सुंदरी। इसे आप 2 से 3 बार सुनेंगे तो आपको ये सारा याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि उस्ताद अली अकबर खान जो है वो किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है? उस्ताद अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है? तो उस्ताद अली अकबर खान सरोद से रिलेटेड है। तो सरोद यंत्र जो भी वाद्य यंत्र है उससे रिलेटेड जो पर्सन है उसका हम सारे का नाम लिख दिए हैं। उसको याद करने का जो ट्रिक होगा वो कैसा होगा वो बताते हैं आपको। एक कोई बुद्धू व्यक्ति था जो दारू पी करके हाफिज सैयद हाफिज तो पता ही है, सैयद हाफिज। और ये सरोद को हम लोग सरहद से याद करेंगे। तो हाफिज जो था मोहम्मद हाफिज है पाकिस्तान का, तो हाफिज सईद जो है वो बुद्धू है क्योंकि वो दारू पी करके सरहद पार कर गया। और जो सरहद पार किया वो तब मुकेश शर्मा नाम का एक व्यक्ति ने अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान और अमजद अली खान के हेल्प से विश्व को जीत लिया। तो विश्वजीत राय चौधरी, एक बार और, एक बुद्धू व्यक्ति है जो हाफिज एक बुद्धू व्यक्ति है जो दारू पी करके सरहद पार कर गया। सरहद का मतलब क्या? सरोद वादक यंत्र, ठीक है। एक बुद्धू व्यक्ति है जो दारू पी करके सरहद पार कर गया, ठीक है, हाफिज नाम का व्यक्ति। और उसके पार करने के बाद जो मुकेश शर्मा एक व्यक्ति हैं जो अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान और अमजद अली खान के सहयोग से विश्व को जीत लिया। तो विश्वजीत राय चौधरी, एक बार नाम रिकॉर्ड कर लीजिए। बुद्धदेव दास गुप्ता, जरीन दारूवाला, हाफिज खान, मुकेश शर्मा, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान और अमजद अली खान और विश्वजीत राय चौधरी। एक बार ट्रिक फिर से देख लीजिए। एक हाफिज खान था जो बुद्धू व्यक्ति था क्योंकि वो दारू पी करके सरहद पार कर गया। और सरहद पार करने के बाद मुकेश शर्मा ने अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान और अमजद अली खान के सहयोग से विश्व को जीत लिया। तो विश्वजीत राय चौधरी। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और हम ऐसा आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी आने वाले एग्जाम के लिए। और इससे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, हम कंफर्म है। तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार करें, बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी आपके सामने पेश करेंगे। थर्ड पार्ट एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन जो बिहार एसएससी का जो था, जैसा कि हम आप लोग से प्रॉमिस किए थे, तो शायद वो वीडियो कल से स्टार्ट होने वाला है। अभी हमारा ट्रेनिंग फिर से 1 तारीख से शुरू होने वाला है बीपाट गया में। सो शायद अभी स्टडी रिलेटेड वीडियो की संख्या जो होगी वो कम आएगी। सो फिर भी आप लोग अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप रखें और जहाँ तक हो सकता है हम आपको सपोर्ट करेंगे। गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।